नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता किरण के इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि थंबनेल देख करके आप काफी अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए की तैयारियों को हम लोग शुरू करने वाले हैं। और पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के से रिलेटेड जो भी लोग हैं इस सब्जेक्ट को जो भी इससे तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम को देना चाहते हैं, वो लोग के लिए ये वीडियो होने वाला है। और इसलिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं आप उनसे शेयर करें। तो चलिए इससे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है सर कि 60% का जो है अभी डिस्काउंट चल रहा है हमारे कोर्स में। अगर आप पॉलिटिकल साइंस या किसी और सब्जेक्ट के लिए भी हमारा कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो अभी आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा, सिर्फ 1999 में। तो इस नंबर पे आप दिए गए नंबर पे कॉल करें और आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तब बिना देर किए हम लोग कुछ बात जो है वो शुरुआत करते हैं। तो चलिए, ये तो खैर हमने सिलेबस को देख लिया। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो पेपर्स हैं, है ना। पहला है पेपर 1, पेपर 2, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2। तो पेपर 2 जो है आपका सर, उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। पेपर 1 के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 33% मिनिमम मार्क्स जो है वो होने ही चाहिए। ये तो आपको पहले से पता होगा, और नहीं पता हो तो आप जान लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पेपर 2 के बारे में, जो कि हमारा पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। तो सबसे मजे की बात तो यह है कि आप लोग जो लोग भी पॉलिटिकल साइंस से इस परीक्षा को देना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास बहुत बढ़िया मौका है इस बार, बहुत ही सुनहरी मौका है, क्योंकि इसमें 221 सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं। झारखंड माध्यमिक आचार्य के 221 सीट्स इसमें अवेलेबल है। और सबसे मजेदार बात है कि जितने भी और विषय हैं उनमें से सबसे ज्यादा सीट हमें दिया गया है राजनीतिक विज्ञान के लिए। तो इस चीज को दिमाग में रख करके आप हमारे इस इंट्रोडक्शन को, सिलेबस के इंट्रोडक्शन को आप जो है वो समझेंगे। और चलिए बिना देर किए हम लोग और भी जो है शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन हमारे सिलेबस का। बाकी बातें बीच बीच में करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ऐसा है कि शुरुआत हमें कहां से करनी है? शुरुआत हम लोगों को करना है सर जी राजनीतिक सिद्धांतों से, समझ गए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान में आपको मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना वैसा भी टफ नहीं है। सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, ठीक है, लेकिन समय हमारे पास कम है, ये भी हम लोग मान सकते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से करेंगे, सही तरीके से मेरे वीडियोस को फॉलो करेंगे, तो निश्चित ही आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इस बात का आश्वासन मैं आपको देता हूं और आप बाकी अपने आप पर भरोसा रखें। तो क्या किया गया है सर, यहां पे आप देखिए, जैसे ये यूनिट्स हैं, ठीक है। पहला यूनिट जो है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। तो अर्थ के बारे में बात करेंगे, प्रकृति के बारे में बात करेंगे, महत्व और स्थिति के बारे में बात करेंगे, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये जो आप जैसे देख रहे हैं इसको हम लोग जो है समझेंगे। अच्छा, जब हम लोग राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है पता है वो क्या है सर? कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं अंतर विषयक। अंतर विषयक, तो अंतर विषयक का मतलब होता है कि इसमें आपको सिर्फ एक विषय के बारे में आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे इसमें इतिहास से लेकर के अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र तो खैर है ही, ये सारी चीजें जो है ना आपको एक में जो है आपको सब मिक्स्ड जो है वो मिलेंगी। तो ये इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक्चुअली में मानविकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्ञानवर्धन करते हैं हमारा। और कोई भी एग्जाम के लिए आपको जीएस जो है सर वो आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। और मैंने तो पहले ही बता दिया कि ये सारे अंतर विषयक हैं सर, अंतर विषयक, अंतर विषयक, ठीक है, अंतर विषयक।
सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग पहले सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, फिर विचारों के बारे में बात करेंगे। यहां हमें जैसे कि देखने को मिलेगा कि हमें थोड़ा सा यहां पे सर दर्शन शास्त्र का जो है एक झलक देखने को मिल रहा है, फिलॉसफी को हम लोग समझेंगे कि क्या है आखिरकार इसके पीछे। फिर हम लोग सीधा आ जाएंगे, अपने इतिहास से जुड़ जाएंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग आ जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 जैसे कि संविधान सभा प्रस्तावना, भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का क्या प्रभाव हमारे देश पर पड़ा, देश की राजनीति पर पड़ा। साथ ही साथ में हमारा जो संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन लोगों ने मिल करके जो मेंबर्स कैसे चुने गए और वो लोग जो है मिल करके उन्होंने कैसे संविधान को बनाया, कितने समय में बनाया, कहाँ कहाँ से कौन कौन से आइडियाज जो है, विचार जो है, उनको जो है हमने बोरो किया, अपने संविधान में जो है उसे जगह दिया। ये सब ऐसे इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होने वाला है, लेकिन इसको भी देखेंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको हमें समझना है। जहां तक मुझे लग रहा है ना कि ज्यादातर लोग जो हैं उन्होंने इन सब चीजों को पढ़ रखा है। ये जो डायरेक्ट जो हमारे इतिहास से जुड़े हुए बात है, और हमारे जो अर्थशास्त्र यानी हमारी इकोनॉमी से जो भी जुड़ा हुआ है, उसको आपने समझा है, पढ़ा है। तो आपको सर थोड़ा सा फोकस यहां पे देना पड़ेगा जहां पर बात किया गया है फिलॉसफी के बारे में, ठीक है। ये बात हो गई। भारतीय संघवाद और केंद्र राज्य के संबंध, ये डायरेक्ट सिलेबस जो है सर वो वैसे ही मैंने उठा करके यहां पे आपके सामने अभी प्रस्तुत कर दिया है। इसे हम लोग जो है एक एक करके अभी डिटेल में एक एक तह को खोल करके अच्छे से समझेंगे। और आपके लिए बढ़िया यह होगा कि आप ऐसा करेंगे कि जब आगे के जो स्लाइड्स होंगे तो उसे आप अच्छे से आप स्क्रीनशॉट कर लें और आप उसको कॉपी में कहीं पे अच्छे से उतार लें, क्योंकि जब तक सिलेबस आप डिटेल में नहीं उतारेंगे ना तब तक आपको कुछ भी और आगे समझ में आने से तो रहा, ठीक है। कार्यपालिका, केंद्र और राज्य, विधायिका, संघ और राज्य, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और नीति आयोग, स्थानीय स्वशासन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन, अमेंडमेंट, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, और इसमें हम लोगों को एक्चुअली में आगे चल करके थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें भी हल्का सा हम लोगों को कुछ झलकियां लेनी है, तो उसको भी मैंने काफी अच्छे से यहां पे बता दिया है आगे। चलिए देखते हैं। और शोध पद्धति, शोध प्रबंध, पेपर प्रस्तुति, राजनीतिक समाजशास्त्र, और इस तरह से हमारे पास कुछ मान करके चलिए कि 10 यूनिट जो है वो होने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस को चूज करके झारखंड माध्यमिक आचार्य की परीक्षा को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है 60% डिस्काउंटेड रेट पर। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1999 में मिल जाएगा। तो आप इसके लिए कर सकते हैं हमें इस नंबर पे कॉल, और ऐप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। वो जो मैंने कहा था ना कि अंतर विषयक, वो देखिए कहां कहां पे समाहित है, कैसे कैसे हम लोगों को ये एक एक करके मिलते जाएगा। तो राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी, अर्थ इसका क्या है, प्रकृति क्या है इसकी, महत्व, एक एक कर समझते हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो है ना सर, राजनीति के मूलभूत विचारों जैसे सत्ता, राज्य, सरकार, स्वतंत्रता आदि का दार्शनिक अध्ययन है। कहने का यहां पे यह तात्पर्य है कि सर सिद्धांत जो है, अगर राजनीति बिना सिद्धांत के अगर आप करना चाहते हैं या आप राजनीति का ज्ञान लेना चाहते हैं और अगर आप उस सिद्धांत पर नहीं चलेंगे तो सर आपकी राजनीति जो है वो एक अच्छी राजनीति नहीं है।
यानी कि जो आपके रूल करने का तरीका है वो क्वेश्चनेबल है। तो पहले हम लोगों को सिद्धांत को स्थापित किया जाना चाहिए राजनीति चलाने के लिए, राजनीति करने के लिए। तो इन सिद्धांतों को अगर आप नहीं जान रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपकी राजनीति करने का या राजनीति पढ़ने का, दोनों में से किसी चीज का भी कोई फायदा नहीं है। तो अर्थ जो है, मीनिंग को तो हम लोग समझ चुके हैं, इसका नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, तो ये मानवीय व्यवहार से डील करता है सर। ह्यूमन बिहेवियर संस्थाओं और मूल्यों के प्रति व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। हमारे अपने मूल्य राजनीति में, जैसे जब हमारे संविधान को बनाया गया तो सबसे बड़ी चीज जिसे ध्यान में रखा गया वो यह था कि जिस चीज, आजादी की लड़ाई में जिस चीज के लिए लोग जो है, जिस चीज से लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए, जिस चीज के लिए लोग सबसे ज्यादा तरसे, तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ नियम बनाए गए। तो उन नियमों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इंसानी मूल्यों के बारे में पता चलता है कि हमें कुछ जो हमारे नियम हैं वही हमें बताते हैं कि हम एक कैसा समाज बना रहे हैं, हम खुद कैसे इंसान हैं। तो हमारे संविधान में आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि इसे कभी बदला नहीं गया, ना ही इसे कभी बदलने की जरूरत होगी आने वाले समय में। ठीक है, संशोधन के लिए हमेशा हमारे पास में एक जगह खाली है कि आर्टिकल 368 जो है, 368 का इस्तेमाल करके हम लोग संविधान में अमेंडमेंट या संशोधन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक बात यह है कि आप नियमों में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है आप उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको संविधान का महत्व जो है वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते वक्त आपको बार बार समझ में आएगा कि भारत जैसा एक देश जो विविधताओं से भरा हुआ है, धार्मिक विविधता है, जाति आप देखें तो उसमें भी विविध जातियां पाई जाती हैं, आप भाषा देखें, आप बोली के बारे में बात करें, हर जगह विविधता भरी है सर। ठीक है, यहां तक कि लोग देखने में भी अलग आपको मिल जाएंगे। आप अगर कुछ 400-500 किलोमीटर की दूरी तय करें तो आपको लोग जो है वो अलग रेस के, अलग नस्ल के जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इतनी विविधताओं से भरा एक देश, तो इसके लिए जो संविधान बनाया गया हमें उसका महत्व जो है वो जानना चाहिए। तो वही महत्व है, यह नागरिकों को राजनीतिक चेतना, लोकतंत्र में सहभागिता और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। नागरिकों को राजनीतिक चेतना होना क्यों जरूरी है, यानी कि एक पॉलिटिकल अवेयरनेस। आजकल के जैसे कुछ नौजवान हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे चलते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है भाई कि हमारे देश का 15 अगस्त का क्या महत्व है। ठीक है, किसी से एक दिन पूछ दिया गया कि भाई रिपब्लिक डे के दिन क्या हुआ था, तो उसको ये नहीं पता है। ठीक है, तो आपको जब राजनीतिक चेतना होगी ही नहीं, आप धर्म देखकर, जाति देखकर अगर अपना मतदान करेंगे तो आप हमेशा एक गलत पक्ष को सत्ता पे बिठा देंगे। तो राजनीतिक चेतना होने के लिए आपको राजनीतिक विज्ञान थोड़ा सा ही सही, बेसिक ही सही पता होना चाहिए, इसी का महत्व है। दूसरा, लोकतंत्र में सहभागिता। सर, लोकतंत्र का यही हिसाब है कि जो ताकत है ना वो किसके हाथ में है, पावर किसके हाथ में है, देश के नागरिकों के हाथ में है। तो वो जो हमारे हाथ में ताकत है, सत्ता की जो बागडोर है वो हमने संभाली हुई है। हम ही मतदान करेंगे, हम ही चुनेंगे, हम ही बनाएंगे, हम ही गिराएंगे। जो अच्छा करेगा उसे ऊपर ले जाएंगे, जो अच्छा नहीं करेगा उसे नीचे गिरा देंगे। तो ये आप तभी कर सकते हैं ना सर जब आपके पास में चेतना है, और चेतना के बाद आप अपनी सहभागिता जो है वो दिखा रहे हैं। और क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सहभागिता आपके मतदान तक सीमित है। सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता आपके मतदान तक सीमित कभी नहीं हो सकती है, आपको एक अच्छा नागरिक भी बनना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में जो कि हम लोग देखेंगे। समझ गए? अभी क्या है स्थिति, अभी कैसा जो है एक समय चल रहा है। ठीक है, तो समकालीन युग में राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक, वैज्ञानिक और बहुलतावादी हो गया है। यानी कि अब आज का समय, जो आज का जो समय अभी चल रहा है, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान को लेकर के लोग काफी जागरूक हो गए हैं। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसा तो नहीं है कि आजकल के लोग जो है पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं,
नहीं, ये कारण नहीं है। कारण है आज के डेट में इंटरनेट का योगदान, आप कह सकते हैं टेलीविजन का योगदान, पत्रिकाओं का योगदान, अखबार का योगदान। तो इस तरह से आज जो है साक्षरता दर का जो है वो सुधरना, कि भाई जो 1940 में हमारे देश की जो साक्षरता दर रही होगी उसके हिसाब से आज जो है हम लोगों की साक्षरता दर में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है मिल करके ये बताती हैं हमें कि जो अभी की आज की जो स्थिति है ना, तो उसमें लोग जो है वो ज्यादा जागरूक हो गए हैं राजनीति को लेकर के। बाकी फिर इसी में एक और चैप्टर था, ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए पहले यूनिट में हमने ये चैप्टर देखा, पहला चैप्टर है, फिर दूसरा चैप्टर है सर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, संप्रभुता। यहां पे मैंने जानबूझ करके इंग्लिश भी लिख दिया है कि मान लीजिए अगर अब आप हिंदी जान रहे हैं तो कम से कम इन शब्दों के अंग्रेजी भी जान लीजिए, ठीक है। इसमें आपका कोई समय नहीं जाएगा, पढ़ाई तो ऐसे भी करनी है तो कुछ और आप सीख जाए। स्वतंत्रता, लिबर्टी, विचार, अभिव्यक्ति, आंदोलन और कार्य की स्वतंत्रता। हमारा संविधान हमें स्वतंत्र बनाता है, हमें आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है कि हम जो कुछ भी करना चाह रहे हैं उसे हम बेझिझक बिना किसी परेशानी के कर सकें, आपको कोई रोक नहीं सकता है। और इनको कहीं ना कहीं, इनको जो कड़ी जोड़ती है वो कहां है सर, तो हमारे मौलिक अधिकारों में छिपी हुई है। तो हमारे मौलिक अधिकार हम देखेंगे जिसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता। एक बार अभी मौलिक अधिकार पे फिर से वापस आएंगे, एक बार आप इसको देखिए सर, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता। सामाजिक समानता यह है कि कोई भेदभाव नहीं होगा सर, ठीक है। आर्थिक समानता फिर आप आ जाइए सीधा। आर्थिक समानता यह है सर कि ये ठीक है, आर्थिक समानता हम पूरी तरह से नहीं ला सकते हैं, अमीर गरीब का जो फर्क है वो हमेशा बना रहेगा, लेकिन इसको हम लोग कम जरूर कर सकते हैं। तो इन समानताओं के बारे में हमें, तो यही समानता लाने की कोशिश जो है संविधान के रचयिताओं ने की है कि एक समानता जो है वो लोगों में आ सके। स्वतंत्रता दिला दिए, समानता जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। न्याय, सामाजिक न्याय मिले हमें, ठीक है, सोशल जस्टिस, आर्थिक, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि राजनीतिक न्याय, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, ठीक है। आप लोगों ने, अब आप पहले से ही पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको इसके बारे में तो पता ही है, तो इसमें समय ना हम लोग जो है बर्बाद करेंगे। अधिकारों के बारे में बात करते हैं। राइट्स, मौलिक और मानव अधिकारों की अवधारणा और व्याख्या। मौलिक अधिकार मतलब कि वो अधिकार जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, ठीक है। और यहां पे बात की गई है मानव अधिकार, वो अधिकार जो हमें और हमारी आजादी को और ऊपर ले जाते हैं, या कहिए ये कि हमारी आजादी में और भी ज्यादा खूबसूरती वो ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। मानव अधिकार जो है, संप्रभुता, सॉवर्निटी, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता की अवधारणा। अच्छा, इसको अभी बताएंगे हम लोग। क्या है ना सर कि सॉवर्निटी, संप्रभुता, यह बताती है हमें कि हम लोग किसी ना तो हम लोग आजाद हैं अपने विचारों को लेकर के, अपनी इच्छाओं को लेकर के, अपने फैसलों को लेकर के। भारत एक आजाद देश है, तो हमारे ऊपर में कोई भी बाह्य शक्ति या किसी देश का जो है जोर नहीं चल सकता है। तो ये एक विचार मात्र भले ही आपको लग रहा होगा, लेकिन इस विचार मात्र को अगर आप जो है एक सिद्धांत के रूप में अगर मानना शुरू कर दें तो आप अपनी पहचान को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जो कि यूं ही आज जो है इतना आगे नहीं चला आया। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि भारत में क्या हुआ है, भारत में क्या हुआ है। अरे भाई, मैंने फिर से आपको बताया कि इतनी सारी विविधताएं हैं। श्रीलंका में भाषा की विविधता थी, ठीक है, वहां पे क्या हो गया सर, गृह युद्ध हो गया, ठीक है, आप समझिए बात को। बेल्जियम में भी भाषा की विविधता थी, सिर्फ भाषा की विविधता थी, वहां पे भी गृह युद्ध हुआ, ठीक है। गृह युद्ध मतलब उतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, लेकिन हाँ वहां पे एक आप कह सकते हैं कि टेंशन जो है वो देखने को मिल गया था हमें। तो ये हमें इतिहास बताता है। और धर्म के नाम पर
जो है कितनी लड़ाइयां हुई हैं ये तो आपको पता ही है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियां, इतने सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, लेकिन आज तक कभी भी हमें कुछ बड़ा जो है वो देखने को नहीं मिला है और मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो यही जो है सर हम लोगों को यही शायद यही सिद्धांत जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें हैं जो हमारे संविधान में हमें दी गई हैं, उसकी वजह से आज हम जो है इतने मजबूत बन करके खड़े हो पाए हैं, और कोई कारण नहीं है। आप ऐसे सोच लीजिए कि पूरे दुनिया की जो आबादी है वो मान लीजिए कितनी है सर, 850 करोड़। ठीक है, 850 करोड़, जिसमें से 150 करोड़ सिर्फ भारत है, सिर्फ भारत है। ठीक है, यानी कि मान के चलिए कि 17 से 18% लोग जो है ना, वो पता है दुनिया की सिर्फ कितनी सी जमीन पर रह रहे हैं, 2.4% जमीन पर रह रहे हैं। तो 17 से 18% पूरी आबादी, कुल आबादी दुनिया की, तो इनको जमीन भी तो कम से कम 15% दे देते, मतलब दे देते, क्या चाहिए था, या 10% भी कम से कम होना चाहिए था, सिर्फ 2.4%। और संसाधन जो है सर वो लिमिटेड है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि हमारे पास जो कुछ भी है ना वो बहुत है, इसको इतने में सर देश बर्बाद हो गए होते, आज तक इतनी तरक्की तक कोई नहीं पहुंचा होता। समझ गए? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, और हाँ चलिए, तो ये 2 और अध्याय होने वाले हैं, आदर्शवादी सिद्धांत एवं अनुभववादी सिद्धांत। ये सब देखिए अभी सिद्धांत की बातें हो रही हैं सिर्फ, अभी आगे जो है असली चीजें आपको जो है समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। आदर्शवादी सिद्धांत यानी कि आइडियलिस्ट होना, तो प्लेटो, हेगेल। अच्छा एक चीज रह गया, 1 मिनट, यहां पे हम लोगों को ऑस्टिन और बॉन्डी, ठीक है ना, जीन बॉन्डी नाम था एक्चुअली में इनका, जीन बॉन्डी, फ्रेंच ह्यूमनिस्ट थे। तो इनके विचारों से हम लोग सॉवरेनिटी को समझेंगे। हमें जहां जरूरत पड़ेगी सिद्धांत को, राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने के लिए या कुछ भी पढ़ने के लिए, अगर लगा कि कहीं से कोई एग्जाम्पल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि जरूरी है, आपने भी पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में इन फिलोसोफर्स को, इन ह्यूमनिस्ट को, तो आपको याद होगा इनके बारे में। ठीक है, और अगर याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, फिर से पढ़ लेंगे, चिंता नहीं करना है। तो उसी तरह से हम लोग यहां पे सर आइडियलिस्ट प्रिंसिपल के लिए, आदर्शवादी सिद्धांतों के लिए प्लाटो को पढ़ेंगे, हेगेल को पढ़ेंगे, गांधी को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और नैतिकता एवं आदर्श पर बल देंगे कि नैतिकता क्यों जरूरी है और हमारे आदर्श ही हमें जो है बनाते हैं। अनुभववादी सिद्धांत में हम देखेंगे व्यवहार, आंकड़ों और पर्यवेक्षण पर आधारित, जैसे कि डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल, इसको हम लोग समझेंगे। तो इनपुट आउटपुट मॉडल जो है वो किसका है सर जी? डेविड ईस्टन का है। ठीक है, और क्या है? व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पे आ जाएगा वैज्ञानिक अनुभव जन्य मूल्यों से रहित दृष्टिकोण। इसमें भी हम लोग डेविड ईस्टन और एलमंड के बारे में हम लोग जो है उनके सिद्धांतों से जो है इंस्पिरेशन लेंगे। उत्तर व्यवहारवाद यानी कि पोस्ट बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद की आलोचना और सामाजिक सरोकारों की को शामिल करना, इसको हम लोग जो है देखेंगे। अच्छा देखिए, ऐसा है ना कि व्यवहार हमेशा जो है ना अपडेट जो है वो होते रहता है। ठीक है, ज्ञान जो है वो हमेशा जो है समय के बाद जो है एक बार बदलता है, बदलता नहीं है, उस पर कुछ नया जरूर जुड़ जाता है, और कभी कभी यही जब नया जुड़ता है ना तो पुराने वाले सिद्धांत को खंडित कर देता है। तो यही चीज हमें जैसे कि यहां पे देखने को मिल रहा है, थोड़ा तो खंडित नहीं किया है लेकिन हाँ कुछ नया जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा, और यही सब जो है आपके जो पढ़ाई है उसको और इंटरेस्टिंग बनाता है। अब थोड़ा चलिए राजनीतिक विचार के बारे में बात कर लेते हैं, थॉट्स के बारे में बात करेंगे। तो पश्चिमी विचारक को भी पढ़ेंगे हम लोग, भारतीय विचारकों को भी पढ़ेंगे। पश्चिमी विचारक में हम लोगों को देखना है प्लाटो को, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा, न्याय की परिभाषा, ये सब प्लाटो की अपनी परिकल्पनाएं हैं, और इसमें प्लाटो ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उनको आपको जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, उससे बहुत सारी चीजें हमें आज की परेशानियां जो हैं वो समझ में भी आती हैं, और हम कल को चल करके इससे निजात पा सकते हैं, इन परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। अरस्तु, एरिस्टोटल, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन पता है क्या था? ये गुरुजी थे। ठीक है, ये थे गुरुजी, गुरुजी थे। किसके गुरुजी थे? एरिस्टोटल के।
ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो एरिस्टोटल है ना, उन्होंने क्या किया था कि प्लाटो के ही एक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एक था, उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक थ्योरी को, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एरिस्टोटल ने अपना जो भी उनका अनुभव रहा उससे क्या किया कि बाद में सबको एक एक करके बोला नहीं ये सही नहीं है। तो अभी इससे पहले हमने क्या देखा था कि अपडेट जो है ना सर वो होते रहता है। तो वही जो नया अपडेट आता है कभी कभी पुराने वाले को क्या कर देता है, खंडित कर देता है। ठीक है। फिर कार्ल मार्क्स को भाई कौन नहीं जानता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, राज्य का विघटन, भाई बहुत बातें की हैं इन्होंने। ठीक है। सामाजिक न्याय के बारे में भी बहुत बातें की हैं कार्ल मार्क्स ने। भारतीय विचारक में कौन कौन है, कौटिल्य, आप सब जान रहे हैं कौटिल्य को, विष्णु शरण गुप्त। और क्या है भाई, राज्य की भूमिका, गुप्तचर प्रणाली, ये सब तो खैर आपको पता ही होगा, है ना। मौर्य साम्राज्य के समय में अगर आपने इतिहास पढ़ा है कभी तो आपको पता होगा, मध्यकालीन इतिहास में ये पढ़ने में काफी बढ़िया भी लगेगा। गांधी जी, सत्याग्रह, अहिंसा, ग्राम स्वराज, इनसे आपने क्या सीखा। सत्याग्रह माने सत्य के लिए आग्रह, तो इनसे आपने क्या सीखा, आपने यही सीखा कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है तो बिना शारीरिक बल के आप जो चाहते हैं जिस चीज को आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आप सच्चे हैं तो। ठीक है। अहिंसा, अहिंसा ने हमें यह सिखाया है कि अगर आप किसी चीज को किसी से डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, आप अगर हिंसक नहीं हैं तो अगला भी आपसे हिंसा करने से पहले सोचेगा और अंत में उसे आपका जो है वो मांगना ही पड़ेगा आपकी बात को। ग्राम स्वराज कि गांवों को क्यों मजबूत किया जाना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर ने बात किया। सामाजिक न्याय के बारे में इन्होंने बात किया है, ठीक है, अच्छी बात है। संविधान के निर्माता रहे हैं, दलित अधिकार के बारे में बात किया जो कि बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। और जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इनको कहा जाता था, और लोकनीति के सिद्धांत। ठीक है। ये सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, अब हो गया सर आपका असली राजनीतिक विज्ञान जो है वो शुरू हो गया। ठीक है। अब वो सब क्या थे सर, तो वो सब थ्योरी थे। ठीक है। अब आपको यहां पर चीजों को समझना है और याद करना है और उसे भूलना नहीं है। तो यहां से शायद कुछ लोगों को इससे पहले वाला जो सिद्धांत वाला हिस्सा था वो पसंद आएगा ज्यादा पढ़ने में, कुछ लोगों को ये ज्यादा पसंद आएगा। चलिए हमें क्या है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोगों को जानना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, संविधान सभा के बारे में, प्रस्तावना के बारे में। क्या है भाई, तो प्रांतीय स्वायत्तता। देखिए ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये हमेशा जो है अंग्रेज थे, कुछ कुछ नए नए बदलाव लाते रहते थे। जैसे एक लेकर के आए थे आपका 1919 में, एक अधिनियम 1919 में लेकर आए, और उससे पहले एक अधिनियम 1907 में लेकर आए थे, 1919 के बाद फिर सीधा 1935 में ले आए। इसमें जैसे इन लोगों ने क्या किया था कि एक फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो बना दिया था। ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर माने कि सबसे ऊपर में कौन होगा सर, तो ये केंद्र, केंद्र। ठीक है। यहां पे कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यहां पे जो है वाइसरॉय जो है उसको रूल करेगा। जैसे अभी हमारा जो सिस्टम है, ऊपर में केंद्र है, यहां राज्य है, और इसके नीचे क्या आ जाते हैं, ग्राम पंचायत, और शहर में म्युनिसिपैलिटी वगैरह। ठीक है, ये आ जाते हैं। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है उन्होंने भी लाया, और आपको यह जान करके बड़ा मजा आएगा, आप जानते भी होंगे कि हमारा जो संविधान जो बनाया गया है ना, तो उसको 1935 का जो अधिनियम जो अंग्रेज हमारे लिए लेकर के आए थे, तो उसी को देख करके उसी में सुधार और बदलाव करते हुए बनाया गया। शुरुआत ऐसे ही हुई थी, बाद में बहुत सारी चीजें जो हैं वो बोरो की गई। कभी कहीं से कुछ अच्छा लगा तो कनाडा के संविधान से उठा लिया, अमेरिका के संविधान से उठा लिया, ये करके जो है हमारे संविधान को बनाया गया है। ठीक है। और संविधान सभा गठन कैसे हुआ, तो इसके पहले जाहिर सी बात है कि इसका भी भाई इन्होंने इलेक्शन करवाया था। सदस्य कौन कौन थे, ठीक है। कार्य और ऐतिहासिक भूमिका, प्रस्तावना, उद्देश्य क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड, ये आपको यहां न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में हमें बताता है। मौलिक अधिकार,
इसमें ये हमारा थर्ड यूनिट है और उसका जो है ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अंग्रेजी में इसे हम लोग कहेंगे, और साथ ही साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे रिलेटेड अनुच्छेद कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, जब आप 12 से 35 पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा सर जी? इसमें आपको मिलेगा मौलिक अधिकार, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, 12 से लेकर के 35 तक। 36 से लेकर के जब आप 51 पढ़ते हैं ना, तो आपको मिलता है क्या सर? नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और मौलिक कर्तव्य जो हैं वो हमारे आ जाएंगे सीधा 51A। समझ गए? ये जो आपका यहां लिख देते हैं, चलिए। मौलिक अधिकार जो है ना सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आपको तीसरे भाग में मिलेगा, तीसरे भाग में। नीति निर्देशक तत्व जो है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये आपको चौथे खंड में मिलेगा, चौथे भाग में मिलेगा। और जो मौलिक कर्तव्य जो है ना, वो आपको मिलेंगे 4A में, ठीक है, 4A में ये आपको मिलेंगे। इनको बाद में ऐड किया गया है सर, संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों को बाद में डाला गया है। और देखते हैं क्या है सर। मौलिक अधिकार हो गए, चलिए अच्छी बात है। नीति निर्देशक तत्व हो गए, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी मूल्यों पर आधारित होंगे। हमने क्या किया ना, हमने जब संविधान बनाया तो हमने ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी विचारधाराओं को जो है संविधान में जो है डालने की कोशिश की, बल्कि हमने बाद में चल करके ही सही, लेकिन कुछ पूंजीवादी बदलाव भी हम लेकर के आए। तो हमारे इतिहास को अगर आप पढ़ें तो आपको यह चीज समझ में आ जाएगा। तो यहां पे आप जो मैंने जो बात की थी कि ये जो है ये सब अंतर विषयक हैं, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या क्या विषय का नाम लिया था मैंने इतिहास बोला था आपको, अर्थशास्त्र बोला था, मैंने आपको दर्शन शास्त्र बोला था। तो ये सब जो है आपको एक में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या है, तो अनुच्छेद 51A के तहत 11 कर्तव्य, 11 जो है आपके मौलिक कर्तव्य जो है वो हैं। समझ गए? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट करना है, कर लीजिए भाई। अब भी याद नहीं रहा था कि स्क्रीनशॉट भी करवाना था आप लोगों को। चलिए इतना टाइम काफी है, लेते जाइए एक एक करके अगर लेना है तो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है अगला अध्याय होने वाला है संघवाद और केंद्र राज्य संबंध, फेडरलिज्म। ये ठीक है, ये अभी हम लोगों को जानना है, लेकिन हम लोगों को तो पहले से पता है कि इसे भी कहीं ना कहीं जो हमारा भारतीय अधिनियम 1935 है उसमें इसका भी जो है इसे भी डाला गया था, इसे भी लाया गया था। और क्या है सर, इसको जो है केंद्र राज्य संबंध को हम लोगों को समझना जरूरी होगा। भारतीय संघ की विशेषताएं क्या है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो जब संघवाद के बारे में मैं बात कर रहा था ना कि यहां से और यहां से, ठीक है, यहां पे मान लीजिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहां स्टेट है और यहां पे लोकल गवर्नमेंट है सर। तो हो क्या रहा है, शक्तियों को विभाजित किया गया है। ऐसे अलग अलग सबको क्या दे दिए गए, ये डिटेल में पढ़ना है, आप आराम से अभी बस इसको ऐसे ही जानकारी के लिए देख लीजिए कि सबको दे दिए गए हैं। एक ना लिस्ट होता है, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, कि जैसे पुलिस व्यवस्था एक जो है वो कौन संभालेगा, राज्य के अंतर्गत आएगा या केंद्र के अंतर्गत, ठीक है। तो वो जैसे कि मान लीजिए कि अभी राज्य के अंतर्गत आता है पुलिस व्यवस्था, तो वो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, जिनको अलग अलग करके विभाजित कर दिया गया ताकि सारा जो लोड है ना वो केंद्र की सरकार पर ना चली जाए, या जो आप कह सकते हैं सारी जिम्मेदारियां, या आप कह ले कि सारा ताकत जो है वो कहीं केंद्र के पास नहीं चली जाए। तो ये चीज, इसका ध्यान रखा गया। इसको हम लोग कहां देख रहे हैं भाई? अनुच्छेद 245 से 263। अंतरराज्यीय परिषद वित्त आयोग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, 3 भाग में बांटा गया। फिर ये चलिए क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका चलिए हो गया सर वर्टिकल हो गया एक तरह से, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये ऐसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल हो गया ये। समझ गए? तो वही हम लोगों को देखना है। कार्यपालिका में कौन कौन आ रहा है, यानी कि आपके एग्जीक्यूटिव में आ रहा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री।
ठीक है। राज्यपाल को केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है, ऐसे मतलब अनऑफिशियली कहा जाता है। विधायिका में आ जाएंगे सांसद और राज्य विधानमंडल के लोग। इसमें हम लोग राज्य विधानमंडल की संरचना को भी समझेंगे। ठीक है। न्यायपालिका में भाई आपको पता है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, ये दो हैं, समझ गए। और न्यायिक अवलोकन, ठीक है। फिर ये PIL जनहित याचिका, चुनाव आयोग और नीति आयोग, ये क्या है सर? स्टैट्यूटरी बॉडीज है ये, समझ गए। इनका काम क्या है? तो चुनाव आयोग, तो इसका गठन कैसे, शक्तियां क्या क्या इसको दी गई हैं, और ये निष्पक्ष रूप से चुनाव जो है वो करवाए, इसके लिए जो है क्या क्या जो है इस पे हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस लगाते हैं। नीति आयोग, योजना आयोग का स्थान पत्र समावेशी विकास की दिशा में, स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए क्या है ना कि ये जो आप संघवाद देख रहे हैं ना, संघवाद माने फेडरलिज्म, ये पहले हमारे यहां पे पूरी तरह से नहीं लागू हुआ था। ठीक है, ये सिर्फ केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य यहां तक सीमित था। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? राज्य हो गया। ये सिर्फ यहां तक सीमित था। ठीक है, इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। ठीक है, ये बस यहां तक सीमित था। लेकिन क्या देखा गया, परेशानी देखी गई कि जैसे गांव में और जो छोटे छोटे शहर हैं उनके अंदर में भी जो है सरकार की पकड़ जो है वो होनी चाहिए। तो इसके लिए 1992 में, कितना? तो 1992 में, 1992 में क्या किया गया था सर? संविधान में एक संशोधन किया गया था। एक नहीं, दो संशोधन किए गए थे, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, जिसमें कि आपको पंचायती राज जो है उसके लिए अलग से इलेक्शन जो है उसका प्रावधान लाया गया, और नगर निकाय के चुनाव जो है वो भी अलग से होने चाहिए, इसके प्रावधान को जोड़ा गया। ये कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। 1992 के संशोधन में संविधान का संशोधन करके इसको ऐड किया गया है, इसको लाया गया है। ग्रामीण शहरी शासन की संरचना और चुनौतियां हम लोग सब समझेंगे। संविधान संशोधन प्रक्रिया, अब भाई ठीक है आपको संशोधन करना है, आर्टिकल 368 है, पता है, प्रक्रिया क्या होगी इसको हम लोग समझेंगे। और फिर आपको बाकी बातें आ जाएंगी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण क्या क्या है भाई? यथार्थवाद को समझेंगे, आदर्शवाद को समझेंगे, नव यथार्थवाद, निर्माणवाद, राज्य और अंतरराष्ट्रीय संगठन की भूमिका क्या होती है, इसको हम लोग देखेंगे। भारतीय विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति पंचशील जैसे कि प्रोजेक्ट है, और गुट निरपेक्षता है, शांति पूर्ण सह अस्तित्व है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रिंसिपल। पंचशील योजना जो है एक्चुअली में क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको लॉन्च किया था। इसको इसलिए लॉन्च किया था ताकि कोई भी तरह की गुट निरपेक्षता ना हो पाए। उनका यह मानना था कि हम लोगों को नॉन अलाइनमेंट रहना है। देश जैसे ही आजाद हुआ तो उस समय दो पावर ब्लॉक्स थे विश्व में, एक रूस था और एक अमेरिका था। तो हम लोगों को क्या करना था कि ना रूस के खेमे में शामिल होना था, ना अमेरिका के खेमे में शामिल होना था। हम लोगों को अपनी पहचान खुद बनानी थी। हाँ, ये मुश्किल होने वाला था, शुरुआत में ये काफी मुश्किल हुआ भी, लेकिन फिर ये है, ये इसकी वजह से आज जो है हम अपने जगह पर अपना नाम हमने बनाया है। अगर रूस के खेमे में चले जाते तो शायद अमेरिका, और अमेरिका के खेमे में जितने भी देश हैं शायद वो हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करते, हमसे व्यापार नहीं करते, हमसे व्यवहार नहीं करते। समझ गए? जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज को नहीं समझ पाया। समझ गए? बाकी आपको पता है कि वो किसके पास जाकर के बैठा हुआ है। ठीक है, और भू राजनीति, आर्थिक हित, ये सब बाद में देखेंगे। खैर, भारत के पड़ोसी और वैश्विक संबंध, कौन कौन है पड़ोसी भाई? नेपाल को, भूटान को, क्या क्या इसके साथ हमारे जो है, मतलब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हम लोग सबको देखेंगे। वैश्विक, अमेरिका, इंडो यूएस रिलेशन, रूस, जैसे देखिए रूस बोलते ही भाई ये आ जाता है डिफेंस, है ना। चीन, LAC विवाद, ठीक है,
तो ये जो है हमारा विवाद जो है ये हमेशा चल रहा है। एक्चुअली में ये जो लाइन है ना सर, ये कब डिफाइंड है ही नहीं, किसी को पता नहीं है कहां से, इसीलिए ये विवाद है। इसका कारण यही है। राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित, नेशनल पावर एंड इंटरेस्ट, शक्ति के स्रोत, भौगोलिक, आर्थिक, सैन्य, नैतिक, राष्ट्रीय हित के प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक और अस्थायी। ठीक है, वेलफेयर स्टेट है भारत हमारा। हम लोग सबसे पहले लोगों के भलाई के बारे में सोचते हैं, उनको कैसे हम लोग आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से किस तरह से उनका उत्थान कर सके, ये हम पहले सोचते हैं। और यही गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सब आपने पढ़ा होगा, सब पढ़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है जो कि नया है आपके लिए। उद्देश्य, संस्थापक देश, भारत की भूमिका, चुनौतियां। उद्देश्य क्या था सर? संस्थापक देश कौन कौन से थे, भारत की भूमिका क्या रही, चुनौतियां क्या क्या आई, नेहरू जी। शोध पद्धति, अच्छा ये थोड़ा अलग हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चंस आपको जो है इसमें वो मिलेंगे। तो उसमें हम लोगों को सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जानना है, अनुसंधान की परिभाषा, उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो, हाइपोथेसिस, विकल्पना, कंसेप्ट क्या होता है इसका, टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सब हम लोग समझेंगे। अच्छी परिकल्पना जो है स्पष्ट होती है, परीक्षण योग्य होती है और सीमित होती है। प्रकार, सैद्धांतिक, कार्यात्मक और वर्णनात्मक। फिर हमारे पास आ जाता है डेटा संग्रह की तकनीक। डेटा कलेक्शन जो है अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप कैसे करेंगे उसको, उसके बारे में आपको जानना है ना। और प्राथमिक और द्वितीयक डेटा, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान विधियां, रिपोर्ट लेखन, प्रबंध डिजाइन, ये सब में देखिए वैसा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं इसको स्पीड में निकाल दे रहा हूं। और आप जो है सो इसको जो है बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। फिर हो जाता है हमारा रिपोर्ट लेखन, प्रबंध डिजाइन, किस तरह से आपको जो है आपका जो डिसर्टेशन है वो बनाना है, या जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या करना है। राजनीतिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, लीजिए समाजशास्त्र भी आ गया, अंतर विषयक, अंतर विद्यात्मक इसे ही कहते हैं। राजनीतिक समाजीकरण, नागरिकों में राजनीतिक मूल्य और चेतना का विकास। राजनीतिक संस्कृति क्या है? परंपरागत, अधिनायकवादी, सहभागी संस्कृति। लोक प्रशासन को हम लोग समझेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। इसमें मैक्स वेबर की जो नौकरशाही है ना, इस पे जो उसने जो उसकी जो विचार है, उसके जो विचार है उसको हम लोग को समझना है। औपचारिक, पदानुक्रम, नियम आधारित प्रणाली, और यहाँ पे कुछ बाकी प्रशासनिक सिद्धांत भी हैं, एल्टन मेयो के, मानव संबंध आंदोलन, हर्बर्ट साइमन, इन सबको खैर हम लोगों को पढ़ना है। ये जब पढ़ेंगे तो ही इनके बारे में बात करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन को भी देख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र की संरचना, यूएन, कैसे इसकी संरचना हुई, कैसे लीग ऑफ द नेशन जो है वही जो है बाद में जाकर के उसने यूएन का जो है एक तरह से कहिए कि रूप लिया। लीग ऑफ द नेशन क्यों बनाया गया ये हम लोग जानेंगे। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन बहुत चर्चे में है, अभी करंट अफेयर में भी है। युद्ध के नियम क्या क्या होते हैं, भूमि, वायु, समुद्र में युद्ध के कुछ नियम है जो कि हमको तो पता ही नहीं है भाई, हम तो कहते हैं बस मार दो, ऐसे थोड़ी हो जाता है। नाकाबंदी, तस्करी, हस्तक्षेप और प्रत्यार्पण, मानवता के विरुद्ध अपराध क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसमें न्यूरेमबर्ग और टोक्यो परीक्षण जो किया गया था, ये थोड़ा शायद कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगने वाला है ना। और क्या है लास्ट में, फिर राज्य की राजनीति, झारखंड की राजनीति भी हम लोग देखेंगे। राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, झारखंड राज्य की विशेषताएं क्या क्या है। आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन का प्रभाव, जिन लोगों ने अगर पढ़ा है पहले से झारखंड का सामान्य ज्ञान तो उनको इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। झारखंड राज्य निर्माण और वित्तीय प्रशासन, समकालीन मुद्दे, इन सबको जो है हम अलग से देख लेंगे। चलिए एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी हमारे कोर्स में अगर आप पॉलिटिकल साइंस को चुन करके अगर आप जो है झारखंड माध्यमिक आचार्य की परीक्षा देना चाहते हैं तो आप जो है हमारा कोर्स जो है वो खरीद सकते हैं। अभी ये ऑफर में है, 5000 की जगह सिर्फ आपको 1999 पे करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आप अगर किसी को जानते हैं जिसको इसी की जरूरत है तो आप उसे ये वीडियो शेयर करें और इस नंबर पर कॉल करें, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप लिंक है, आप उसमें कांटेक्ट करें। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि बाद की सारी वीडियोस जो होंगी वो प्राइवेट होंगी। ठीक है, बाद की सारी वीडियोस जो होंगी वो प्राइवेट कर दी जाएंगी।
तो अगर आप जो हैं इंटरेस्टेड हैं आगे की पढ़ाई के लिए, अगर आपको सिलेबस देख करके मजा आया, समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो समय बहुत कम बचे हैं, समय कम समय में ज्यादा समय अगर तुम इधर उधर लगाओगे, 2-2 घंटे के लेक्चर्स देखोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला है उससे। तो समझदारी से काम लेते हैं हम लोग, और जितना जरूरी है उतना पढ़ते हैं सर, ज्ञानी नहीं बनना है अभी, ठीक है। अभी आपको ऐसा नहीं है कि कोई तीसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, सिर्फ माध्यमिक आचार्य को हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो अगर आप एक फोकस्ड प्लान चाहते हैं तो आप जो है हम लोगों को दिए गए नंबर पे या ऐप को हमारे डाउनलोड करें, हमारा कोर्स अवेल करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।